हेलो एवरीवन, वेलकम टू कैप एकेडमी। हम लोग एसी एनालिसिस में पावर इन एसी एनालिसिस के बारे में बात कर रहे थे। ठीक है, तो पिछले वीडियो में हम लोग डिस्कशन किए थे मेरा इंस्टेंटेनियस पावर के बारे में और मेरा एवरेज पावर के बारे में। ठीक है, तो वहाँ पे हम लोग देखे थे जो एवरेज पावर मेरा था एसी में वो है मेरा एक्चुअल पावर और उसको बोलते हैं हम ट्रू पावर। ठीक है, तो अगर मैं एवरेज पावर का डेफिनेशन बोलूँ और इसका मैं अगर बोलूँ व्हाट इज माई एवरेज पावर, तो लास्ट लेक्चर में मेरा एवरेज पावर कितना आया था, आप बोलिए जल्दी से। तो मेरा एवरेज पावर आया था दैट इज पी एवरेज इज इक्वल टू वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस कॉस θ1 माइनस θ2। ये आया था मेरा एवरेज पावर का वैल्यू। ओके, जिसको हम बोलते हैं मेरा एक्टिव पावर और इसको हम बोलते हैं ट्रू पावर। ओके, तो हम लोग क्या किए थे, ये जो एवरेज पावर और इंस्टेंटेनियस पावर है उसका हम डिफरेंट एलिमेंट के लिए डिराइव किए थे। जब हम रजिस्टर के बारे में डिस्कशन किए थे तो रजिस्टर में क्या हुआ आया था मेरा, पर इनकेस ऑफ आर तो मैं बोलता था क्या, P इज इक्वल टू वी और आई आर एम एस स्क्वायर, वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस था। ओके, और इसको हम बोलते थे आई स्क्वायर आर एम एस बाई आर, और इसको बोलते हैं सॉरी आई स्क्वायर आर एम एस इंटू आर, और इसको हम बोलते थे वी आर एम एस स्क्वायर बाई आर। ओके, जब हम इंडक्टर और कैपेसिटर का बात कर रहे थे तो इंडक्टर में एवरेज पावर क्या था मेरा, एवरेज पावर मेरा 0 आया था। ओके, और इन केस ऑफ कैपेसिटर द एवरेज पावर इज इक्वल टू 0 आया था। ओके, और इंस्टेंटेनियस पावर का अगर बात कर रहे थे तो क्या हो रहा था, तो यहाँ पे इंस्टेंटेनियस पावर रजिस्टर में क्या हो रहा था, इट विल ऑब्जर्व द इंस्टेंटेनियस पावर। ओके, एंड इट विल डिसिपेट इन द फॉर्म ऑफ हीट। बट इंडक्टर और कैपेसिटर क्या करते थे, इंडक्टर जितना पावर लेता है एक साइकिल में, नेक्स्ट साइकिल में वो क्या करता है उतना पावर रिटर्न भी कर देता है। सिमिलरली कैपेसिटर भी मेरा क्या है, जितना पावर वो ऑब्जर्व करता है उतना पावर वो डिलीवर भी कर देता है इन द नेक्स्ट हाफ साइकिल। ठीक है, ये सब हम लास्ट क्लास में डिस्कशन कर चुके हैं। ठीक है, उसके बाद हम आज डिस्कशन करेंगे मेरा अपरेंट पावर। ओके, तो चलिए देखते हैं ये अपरेंट पावर क्या होता है। ठीक है, तो अपरेंट पावर का बारे में अगर बात करूं मैं तो मैं बोलूंगा यहाँ पे फॉर डीसी, अगर मैं डीसी का बात करूं फॉर डीसी तो V इज इक्वल टू क्या है मेरा वी आर एम एस एंड I इज इक्वल टू क्या है मेरा आई आर एम एस। तो यहाँ पे मैं अगर अपरेंट पावर का बात करूं तो पावर का वैल्यू क्या हो जाएगा, P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, P इज इक्वल टू वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस, ये था। और मैं इसको बोलता हूँ आई स्क्वायर आर एम एस स्क्वायर इंटू आर और वी स्क्वायर आर एम एस बाई आर, जो भी हम बोलते हैं इसको फॉर डीसी। अगर एसी में मैं अपरेंट पावर का बात करूं, एसी में फॉर एसी तो क्या है, अगर मेरे पास मान लीजिए एसी में सिर्फ और सिर्फ रेजिस्टिव सर्किट है, तो एसी में जो सर्किट है मेरा सिर्फ और सिर्फ रेजिस्टेंस है। अगर रेजिस्टेंस प्रेजेंट होगा मेरा तो क्या होगा, फॉर आर ओनली। ओके, अगर रेजिस्टेंस प्रेजेंट होगा तो क्या होगा, व्हाट इज माई पी इंस्टेंटेनियस अपरेंट पावर, P इज इक्वल टू वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस। ओके, डायरेक्टली बोल दूंगा क्योंकि रेजिस्टेंस अगर प्रेजेंट होगा तो वोल्टेज और करंट के बीच में जो मेरा एंगल आएगा वो आएगा मेरा 0 डिग्री। ओके, देयर इज नो फेज डिफरेंस बिटवीन द वोल्टेज एंड करंट इन केस ऑफ रेजिस्टर। ओके, चलिए अगर मैं इंडक्टर और कैपेसिटर का बात करूं फॉर एल एंड सी, ओके, तो एल एंड सी के बारे में अगर बात करेंगे तो लेट V इज इक्वल टू वी आर एम एस एट एन एंगल θ1, और I का बात करूं I इज इक्वल टू आई आर एम एस एट एन एंगल θ2। ओके, तो इसका मैं अगर अपरेंट पावर निकालूं तो क्या होगा, वी आर एम एस θ1 इंटू आई आर एम एस
एंगल थीटा 2 ये हो जाएगा अपरेंट पावर। ध्यान से देखिए ये हो जाएगा। तो इसको इसका वैल्यू कितना आएगा मेरा, इसका वैल्यू कितना आएगा, इसका वैल्यू आ जाएगा मेरा दैट इज इक्वल टू वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस थीटा 1 प्लस थीटा 2। ओके, तो क्या मैं इसको लिख सकता हूं वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस कॉस थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस जे साइन थीटा 1 प्लस थीटा 2 लिख सकता हूं। ओके, तो दिस इज द पावर एक्सप्रेशन फॉर एल एंड सी। रजिस्टर अगर बात करेंगे तो रजिस्टर में क्या है, रजिस्टर में फॉर एसी में द अपरेंट पावर इज पी आर एम एस, पी इज इक्वल टू वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस। ओके, अगर इंडक्टर का बात और कैपेसिटर का बात करेंगे तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये मेरा पावर का एक्सप्रेशन आ रहा है इन अपरेंट पावर का एक्सप्रेशन। तो ध्यान से देखिए, अगर मैं इंडक्टर और कैपेसिटर का पावर का एक्सप्रेशन यहाँ पे देखूंगा तो ये क्या मेरा एवरेज पावर के साथ सेम हो रहा है, नहीं, क्योंकि एवरेज पावर में क्या था वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस कॉस ऑफ थीटा 1 माइनस थीटा 2 था, लेकिन यहाँ पे क्या रहा है थीटा 1 प्लस थीटा 2। तो ये क्या है, ये कुछ अलग तरह आ गया मेरा अपरेंट पावर फॉर इंडक्टर और कैपेसिटर। तो यहाँ पे एक आप नोट लिख दीजिए, फॉर एसी सर्किट इफ देयर इज only present in the resistor, then my apparent power is same as the active power or true power. But in case of inductor and capacitor, the apparent power is not same as my active power or true power, because क्योंकि सेम नहीं हो रहा है, क्योंकि देयर इज अ फेज डिफरेंस बिटवीन एल एंड सी। ओके, तो अगर मैं रेजिस्टर का बात करूंगा तो रेजिस्टर में अगर वोल्टेज और करंट के बीच में मेरा फेज एंगल कितना आ रहा है 0 डिग्री, दे आर इन फेज, वोल्टेज एंड करंट आर इन फेज। बट अगर मैं इंडक्टर और कैपेसिटर का यहाँ पे बात करूं तो इंडक्टर और कैपेसिटर में क्या आ रहा है, मेरा फेज शिफ्ट आ रहा है वोल्टेज और करंट के बीच में। ओके, सो देयर इज अ फेज शिफ्ट बिटवीन वोल्टेज एंड करंट इन केस ऑफ इंडक्टर एंड कैपेसिटर, सो दैट माय अपरेंट पावर इज नॉट इक्वल टू माय एवरेज पावर और मेरा ट्रू पावर और एक्चुअल पावर। ओके, तो यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, तो अपरेंट पावर यहाँ पे मेरा इंडक्टर और कैपेसिटर के लिए सेम नहीं हो रहा है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसका एक और एक्सप्रेशन देखेंगे दैट इज माय कॉम्प्लेक्स पावर। ओके, तो कॉम्प्लेक्स पावर की अगर बात करेंगे यहाँ पे फॉर कॉम्प्लेक्स पावर, तो लेट दिस इज माय कॉम्प्लेक्स पावर। तो कॉम्प्लेक्स पावर क्या हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स पावर। तो कॉम्प्लेक्स पावर की बात करेंगे तो लेट P इज इक्वल टू V इंटू आई स्टार। ओके, और I कॉन्जुगेट हम इसको बोलेंगे, तो इसका मतलब V का वैल्यू क्या होगा, V इज इक्वल टू वी आर एम एस एट एन एंगल थीटा 1 एंड व्हाट इज माई करेंट वैल्यू आई स्टार इज इक्वल टू आई आर एम एस एट एन एंगल थीटा 2, ये आ जाएगा। तो यहाँ पे पावर का वैल्यू क्या आ जाएगा, पावर इज इक्वल टू वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस एट एन एंगल थीटा 1 माइनस थीटा 2। ओके, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस कॉस ऑफ थीटा 1 माइनस थीटा 2। ओके, तो ये हो जाएगा कितना, प्लस जे साइन थीटा 1 माइनस थीटा 2। ओके, तो दिस इज माई कॉम्प्लेक्स पावर। अगर ये अभी कॉम्प्लेक्स पावर को ध्यान से देखिए, ये है मेरा अपरेंट पावर इंडक्टर और कैपेसिटर के लिए, मेरा ये अपरेंट पावर है। ओके, ये मेरा अपरेंट पावर फॉर इंडक्टर एंड कैपेसिटर एंड दिस इज माई कॉम्प्लेक्स पावर फॉर इंडक्टर एंड कैपेसिटर। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, तो अपरेंट पावर में यहाँ पे आ रहा था वी आर एम एस आई आर एम एस कॉस थीटा 1 और प्लस थीटा 2, जो कि मेरा एक्चुअल पावर के साथ सेम नहीं हो रहा था। बट अगर मैं कॉम्प्लेक्स पावर को बात करूं तो यहाँ पे देखिए वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस कॉस ऑफ थीटा 1 माइनस थीटा 2। अभी ये पावर क्या है मेरा, दिस पावर इज माई, अगर मैं इसको यहाँ पे कुछ इस तरह लिख दूं, चलिए आप बोलोगे कि यहाँ पे मैं इस तरह लिख रहा हूं, दैट इज इक्वल टू वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस प्लस जे ऑफ वी आर एम एस आई आर एम एस साइन
θ1 माइनस θ2। क्लियर? अगर इसका भी मैं यहाँ पे थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ एक्सप्रेशन, दैट इज इक्वल टू J ऑफ VRMS इंटू IRMS साइन ऑफ, ये हो जाएगा कितना, साइन ऑफ θ1 प्लस θ2। क्लियर? तो यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे मेरा अभी ये जो पावर है, ये जो पावर VRMS IRMS cos θ1 प्लस θ2, ये कितना, ये क्या, कौन सा पावर है? दिस इज माई ट्रू पावर, ट्रू पावर। और इसको हम बोलेंगे क्या? एक्चुअल पावर। इसको हम बोलेंगे एक्चुअल पावर, और इसको हम बोलेंगे एवरेज पावर। एवरेज पावर जो आप बोल सकते हो। ओके, दैट इज इक्वल टू VRMS IRMS cos ऑफ θ1 माइनस θ2। तो ये देखिए, अभी ये अगर कॉम्प्लेक्स पावर में ले लूँ तो इंडक्टर कैपेसिटर के लिए अभी ये जो टर्म है ये मेरा एक्चुअल पावर के साथ सेम हो रहा है। ओके, और ये जो J VRMS IRMS साइन θ1 प्लस θ2, इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे, तो यहाँ पे देखिए एक इमेजिनरी टर्म आ रहा है, तो इसको हम बोल देंगे क्या? मेरा रिएक्टिव पावर। ओके, दिस इज माई रिएक्टिव पावर। तो रिएक्टिव पावर के बारे में हम आगे चल के डिटेल्स डिस्कशन करेंगे। अभी देखिए, तो यहाँ पे कॉम्प्लेक्स पावर का अगर मैं बात करूँ, ओके, कॉम्प्लेक्स पावर का अगर मैं बात करूँ तो कॉम्प्लेक्स पावर में मेरा दो टर्म आ रहा है। एक है मेरा रियल टर्म जो कि है मेरा ट्रू पावर और एक्चुअल पावर, एक आ रहा है मेरा इमेजिनरी टर्म जो कि है मेरा रिएक्टिव पावर। लेकिन अगर मैं अपरेंट पावर का, अगर इंडक्टर और कैपेसिटर का बात करूँ तो अपरेंट पावर मेरा क्या हो रहा है? इंडक्टर और कैपेसिटर में मेरा ट्रू पावर और रिएक्टिव पावर के साथ सेम नहीं हो रहा है। ठीक है, अगर रेजिस्टर का बात करूं तो इट विल सेम एज माई ट्रू पावर, बट इन केस ऑफ इंडक्टर और कैपेसिटर ये ध्यान रखिए, द अपरेंट पावर इज नॉट एग्जैक्टली इक्वल टू माई एक्चुअल पावर। ओके, बिकॉज इन इंडक्टर एंड कैपेसिटर देयर विल ए फेज शिफ्ट बिटवीन द वोल्टेज एंड करंट। तो वोल्टेज और करंट के बीच में फेज शिफ्ट आ जाने के कारण क्या हो रहा है? द अपरेंट पावर इज नॉट एग्जैक्टली इक्वल टू माई एक्चुअल पावर इन केस ऑफ इंडक्टर एंड कैपेसिटर। इसके लिए हम क्या किए हैं? कॉम्प्लेक्स पावर डिराइव किए हैं। इसके लिए हम क्या किए हैं? कॉम्प्लेक्स पावर। अगर अपरेंट पावर यहाँ पे नहीं आ रहा है तो इसके लिए हम क्या किए हैं? कॉम्प्लेक्स पावर यहाँ पे डिराइव किए हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे ले रहा हूँ, तो मान लीजिए मेरे पास एक सिस्टम है जो कि 20 वोल्ट, इसका वोल्टेज रेटिंग है 20 वोल्ट और इसका करंट रेटिंग है 10 एम्पियर। तो आप अगर बोलोगे कि सर इसका, मैं अगर पूछूंगा आपको कि सर यहाँ पे आपका इसका पावर बताइए, तो आप क्या बोलोगे? सर इसका पावर होगा P इज इक्वल टू 20 वोल्ट इंटू 10 एम्पियर, दैट इज इक्वल टू 200 वाट आप बोल दोगे। ओके, लेकिन ये जो 200 वाट है ये कौन सा पावर है? दिस इज द अपरेंट पावर, दिस इज द अपरेंट पावर। आप बोलोगे कि सर ये हो गया मेरा अपरेंट पावर। ओके, बट एक्चुअली मेरा यहाँ वहाँ से 200 वाट नहीं आएगा, क्योंकि मेरा क्या होगा? कुछ कम आएगा, वो हम आगे चल के जानेंगे। ठीक है, क्यों यहाँ पे कितना कम आ रहा है। तो अपरेंट पावर क्या है? अपरेंट पावर इज प्रेजेंट इन द सर्किट बट इट इज नॉट प्रैक्टिकली नॉट प्रेजेंट। तो इसका मतलब क्या है? ये मेरा, तो यहाँ पे देखिए, अगर मैं यहाँ पे इसका अपरेंट पावर, कॉम्प्लेक्स पावर निकल, तो यहाँ पे दो टर्म आ रहा है मेरा, ट्रू पावर और एक्चुअल पावर और मेरा रिएक्टिव पावर। तो ये हो गया मेरा ट्रू पावर और एक्चुअल पावर। तो 20 वाट इज नॉट माई एक्चुअल पावर, इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ माई ट्रू पावर और एक्चुअल पावर एंड माई रिएक्टिव पावर। जो रिएक्टिव पावर है मेरा, ये कंप्लीटली इमेजिनरी टर्म है और इसको हम बोलेंगे इमेजिनरी पावर, जो कि सिस्टम में प्रेजेंट होता है लेकिन एक्चुअली इट इज नॉट प्रेजेंट। ओके, तो ये हम जब पावर फैक्टर पढ़ेंगे तो वो पावर फैक्टर में हम इसको डिटेल में जानेंगे। ठीक, क्लियर? तो दिस इज द अपरेंट पावर और मेरा कॉम्प्लेक्स पावर। करें, चलिए नेक्स्ट हम डिस्कशन करेंगे। ओके, यहाँ पे और एक टर्म रह गया। तो यहाँ पे देखिए, अगर मैं अपरेंट पावर और कॉम्प्लेक्स पावर दोनों को देखूंगा
ध्यान से अगर इसको ऑब्जर्व करूंगा तो मेरे को यहाँ पे क्या मिलेगा, जल्दी से बताइए यहाँ पे मेरे को क्या मिल रहा है। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं और इसका हम यहाँ पे कंक्लूजन भी निकाल सकते हैं। क्या कंक्लूजन यहाँ पे निकालेंगे, तो यहाँ पे इस पॉइंट को आप नोट कीजिए, दैट इज द अपरेंट पावर gives only the magnitude of पावर और मैग्नीट्यूड जो बोल सकते हैं। तो इसका मतलब क्या है, अगर मैं अपरेंट पावर का बात करूं, अपरेंट पावर का सिंबल आ जाएगा मेरा S, दिस इज माई S, और इसका यूनिटी क्या होगा, ध्यान रखिए, अपरेंट पावर का यूनिटी, द यूनिटी ऑफ अपरेंट पावर दैट इज माई वोल्ट एम्पियर और VA और kVA और MVA, दिस इज माई हायर यूनिटी kVA, किलो वोल्ट एम्पियर, और मेरा मेगा वोल्ट एम्पियर और वोल्ट एम्पियर, ये मेरा यूनिटी ऑफ अपरेंट पावर। इसको आप नोट डाउन कीजिए, द यूनिटी ऑफ अपरेंट पावर इज वोल्ट एम्पियर। तो ये मेरा आगे चल के जब हम मशीन में डिस्कशन करेंगे पावर सिस्टम में, ये मेरा kVA और MVA का टर्म आएगा, ठीक है। जब हम जनरेटर पढ़ेंगे, जब हम ट्रांसफार्मर के बारे में डिस्कशन करेंगे, पूरा का पूरा अपरेंट पावर का टर्म वहाँ पे आएगा, क्लियर। तो दिस इज द अपरेंट पावर और इसका सिंबल है मेरा S, इसका सिंबल है मेरा S। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, अपरेंट पावर गिव्स ओनली द मैग्नीट्यूड, तो इसका मतलब क्या है, तो ये ओनली मैग्नीट्यूड ही शो करेगा आपको, क्लियर। बट द कॉम्प्लेक्स पावर gives both magnitude and angle और फेज, मैग्नीट्यूड एंड फेज। तो इसका मतलब क्या होगा, ये मेरा मैग्नीट्यूड और मेरा फेज भी शो करेगा। दिस इज माई कॉम्प्लेक्स पावर। तो कॉम्प्लेक्स पावर किस लिए आ रहा है सिस्टम में, कॉम्प्लेक्स पावर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इंडक्टर एंड कैपेसिटर, ये हो जाएगा मेरा अपरेंट पावर। क्लियर हुआ बात, दिस इज माई अपरेंट पावर। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अपरेंट पावर एंड कॉम्प्लेक्स पावर, क्यों मेरा सिस्टम में हम कॉम्प्लेक्स पावर के बारे में जान रहे थे और अपरेंट पावर में क्या प्रॉब्लम है जो कि हम मेरा कॉम्प्लेक्स पावर में शिफ्ट हुए हैं, क्योंकि यहाँ पे जो अपरेंट पावर का डेरिवेशन हम अभी किए हैं, ये मेरा इंडक्टर और कैपेसिटर के लिए मेरा सेम एक्सप्रेशन नहीं आ रहा है ट्रू पावर के साथ। तो इसलिए हम अगर कॉम्प्लेक्स पावर के डिराइव करेंगे तो यहाँ पे मेरा दो टर्म आएगा, दैट इज माई एक्चुअल पावर और इसको हम बोलेंगे ट्रू पावर, और एक्टिव पावर, एंड इमेजिनरी टर्म इज माई रिएक्टिव पावर। क्लियर, चलिए, तो ये हो गया मेरा अपरेंट पावर। तो यहाँ पे बोलेंगे व्हाट इज माई VRMS और पावर, और इसको हम बोलेंगे एक्टिव पावर। तो एक्टिव पावर क्या हो जाएगा मेरा, व्हाट इज माई एक्टिव पावर, आप बोल सकते हो VRMS इंटू IRMS cos ऑफ θ1 माइनस θ2, एंड रिएक्टिव पावर क्या होगा, व्हाट इज माई रिएक्टिव पावर, दैट इज इक्वल टू VRMS इंटू IRMS साइन ऑफ θ1 माइनस θ2, दिस इज माई रिएक्टिव पावर, जो कि है मेरा कंप्लीट इमेजिनरी टर्म। क्लियर, तो ये हो गया मेरा एक्टिव पावर और रिएक्टिव पावर का एक्सप्रेशन। तो एक्टिव पावर की यूनिटी क्या है, मैं बोला था लास्ट क्लास में, व्हाट इज माई यूनिटी ऑफ एक्टिव पावर यूनिटी इज वाट, किलोवाट और मेगावाट। बट व्हाट इज माई रिएक्टिव पावर का यूनिटी, तो रिएक्टिव पावर का यूनिटी हम रिएक्टिव पावर जब डिस्कशन करेंगे तब जानेंगे, ठीक है। तो अभी देखिए, दिस इज द अपरेंट पावर, यूनिटी ऑफ अपरेंट पावर इज वोल्ट एम्पियर, किलो वोल्ट एम्पियर, मेगा वोल्ट एम्पियर, एंड यूनिटी ऑफ एक्टिव पावर इज वाट, किलोवाट और मेगावाट। क्लियर हुआ, चलिए अभी हम डिस्कशन करेंगे मेरा जो इमेजिनरी टर्म यहाँ पे आ रहा है, जो इमेजिनरी पावर हम यहाँ पे
डिराइव करके निकाले हैं, दैट इज VRMS IRMS साइन θ1 माइनस θ2, तो उसके बारे में डिस्कशन करेंगे, जो कि है हमारा रिएक्टिव पावर। ओके, जो है हमारा रिएक्टिव पावर। चलिए, तो हेडिंग लगाइए जल्दी से। तो हेडिंग क्या है मेरा, दैट इज माई रिएक्टिव पावर। सो रिएक्टिव पावर, तो ये जो रिएक्टिव पावर है इसका सिंबल क्या है मेरा, Q। इसको हम बोलेंगे Q। ओके, जो एक्टिव पावर था वो मेरा P में डिनोट हुआ था, और अपरेंट पावर को मैं S में डिनोट किया था, और रिएक्टिव पावर को मैं Q में डिनोट कर रहा हूँ। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ रिएक्टिव पावर का, तो ध्यान से अगर बोलेंगे हम यहाँ पे, तो यहाँ पे इन केस ऑफ रेजिस्टेंस, मैं यहाँ पे बोलेंगे इन केस ऑफ रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस के लिए पावर क्या है मेरा, I² R। ओके, I² R, IRMS²R। तो मैं डायरेक्टली I² R लिख रहा हूँ, तो I² R लिख रहा हूँ मतलब आपको समझ जाना चाहिए दिस इज माई RMS वैल्यू। क्लियर एंड, तो यहाँ पे अगर मैं रेजिस्टेंस के बारे में बात करूँ, तो रेजिस्टेंस के लिए पावर ये ऑलरेडी हम लोग पता चल चुका है हमको, P = I² R। अगर मैं रिएक्टेंस का बात करूँ, सपोज रिएक्टेंस, तो रिएक्टेंस मतलब पावर क्या होगा, दैट इज इक्वल टू I² X। ओके, तो यहाँ पर देखिए, तो जब हम AC सर्किट डिस्कशन स्टार्ट किए थे, तो वहाँ पे हम लोग क्या बोले थे आपको, कि इंडक्टर और कैपेसिटर जो है उसको हम एज ए रेजिस्टर जैसा बिहेव करने के लिए हम क्या किए हैं, उसको हम कन्वर्ट किए थे क्या, ω/L jω/L और jω/C इस टर्म में कन्वर्ट किए थे। क्योंकि रजिस्टर में क्या होगा, अगर रजिस्टर को हम AC सप्लाई दे देंगे तो इट विल नॉर्मली DC के जैसा बिहेव करेगा, बट इफ यू विल गिव AC सप्लाई टू द इंडक्टर, तो यहाँ पे क्या होगा, देयर इज अ फेज डिफरेंस बिटवीन करंट एंड वोल्टेज। तो उसमें क्या होगा, हम लोग यहाँ पे डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व किए थे, तो उसके लिए हम क्या किए थे, इंडक्टर और कैपेसिटर को हम लोग कन्वर्ट किए थे, इट विल बिहेव एज ए रेजिस्टर, और सॉरी इंडक्टर एंड कैपेसिटर विल बिहेव एज ए रेजिस्टर। ओके, तो इसके लिए हम क्या किए हैं, तो इसके लिए हमको रिएक्टेंस का टर्म लेके आए थे। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूं इन केस ऑफ DC, तो DC के लिए पावर क्या है मेरा, दैट इज इक्वल टू I² R। बट इन केस ऑफ AC, तो इसके लिए हम क्या डिफाइन किए थे, हम लोग इम्पीडेंस डिफाइन किए थे। तो इम्पीडेंस था मेरा क्या, रजिस्टर और इंडक्टर और कैपेसिटर को हम सेम एनालॉजी में, ओके, सेम और बिहेवियर का सेम जैसा ट्रीट करने के लिए, ओके, उसको हम लिए थे मेरा इम्पीडेंस। तो यहाँ पे पावर क्या हो जाएगा, P = I² Z बोलूँगा। तो Z मतलब क्या है, Z मतलब इम्पीडेंस है मेरा, इम्पीडेंस। ओके, तो रेजिस्टेंस के केस में क्या होगा, ZR = R हो जाएगा, L में ZL = jω/L बोला था, एंड C केस में क्या होगा, ZC = 1/jω/C। ये मेरा पूरा रेजिस्टर, इंडक्टर और कैपेसिटर को हम लोग क्या किए थे, सेम ट्रीट किए थे। क्लियर, तो यहाँ पे देखिए, तो AC में मेरा पावर क्या है, I² Z। ओके, तो यहाँ पे मैं बोलूँगा फॉर इंडक्टर, ओके, फॉर Z = R। ओके, Z को अगर मैं रेजिस्टेंस के जैसे ट्रीट करूं, तो क्या होगा मेरा, I² R होगा पावर। ओके, अगर Z को मैं इंडक्टर ले लूं, तो यहाँ पे क्या होगा, I² jω/L, तो यहाँ पे पावर क्या हो जाएगा, I²⍵L। ओके, अगर Z को मैं कैपेसिटर ले लूं, अगर कैपेसिटर सर्किट होगा तो क्या होगा, I² 1/jω/C। तो यहाँ पे मैं क्या इसको लिख सकता हूँ, -j, ओके,
माइनस जे आई स्क्वायर ओमेगा सी, आई स्क्वायर ओमेगा सी। ओके, चलिए ये हो गया हमारा रिएक्टिव पावर। तो रिएक्टिव पावर क्या है हमारा, दिस इज ए कंप्लीट, देखिए तो यहाँ पे देखिए रिएक्टिव पावर मीन्स, आप बोलिए रिएक्टिव पावर इज द इमेजिनरी पावर, रिएक्टिव पावर इज द इमेजिनरी पावर। सो क्यू का डेरिवेशन क्या है, पी का जब डेरिवेशन हम बोले थे, पी इज इक्वल टू वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस कॉस थीटा 1 माइनस थीटा 2 बोले थे ना। ओके, दिस इज माई एक्टिव पावर, दिस इज माई एक्टिव पावर। सिमिलरली अगर मैं रिएक्टिव पावर का बात करूं तो रिएक्टिव पावर क्या होगा, रिएक्टिव पावर दैट इज P इज इक्वल टू वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस साइन ऑफ थीटा 1 माइनस थीटा 2। ओके, तो यहाँ पे अगर मैं कॉम्प्लेक्स पावर का बात कर रहा था तो S क्या है, S इज इक्वल टू P प्लस जे क्यू, क्योंकि कॉम्प्लेक्स पावर के मेरा एक्सप्रेशन क्या आया था, दैट इज इक्वल टू वी आर एम एस आई आर एम एस कॉस थीटा 1 माइनस थीटा 2 प्लस जे वी आर एम एस आई आर एम एस साइन थीटा 1 माइनस थीटा 2। तो मैं क्या कॉम्प्लेक्स पावर को लिख सकता हूँ, दैट इज P प्लस जे क्यू, दिस इज योर कॉम्प्लेक्स पावर, दिस इज योर कॉम्प्लेक्स पावर। फिर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे रिएक्टिव पावर भी क्यों आ रहा है, रिएक्टिव पावर इज कमिंग फ्रॉम ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इंडक्टर एंड कैपेसिटर। तो मैं यहाँ पे बोला था कि जब अपरेंट पावर था ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इंडक्टर एंड कैपेसिटर, वो अपरेंट पावर मेरा ट्रू पावर के साथ सेम नहीं हो रहा था, तो इसलिए हम कॉम्प्लेक्स पावर को डिराइव किए थे। सिमिलरली यहाँ पे आपको बोले कि सर ये रिएक्टिव पावर भी हम सिस्टम में क्यों लेके आएंगे, क्योंकि इसका काम कुछ नहीं है, लेकिन यहाँ पे क्यों आ रहा है, क्योंकि रिएक्टिव पावर इज कमिंग ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इंडक्टर एंड कैपेसिटर। तो इंडक्टर और कैपेसिटर क्या है, दैट इज माय एनर्जी स्टोरिंग एलिमेंट, वो एनर्जी स्टोर करते हैं। ओके, यहाँ पे क्या होगा, फॉर एसी एनालिसिस हम लोग इंडक्टर और कैपेसिटर को रेजिस्टेंस के जैसा ट्रीट करने के लिए, ओके, तो ये जो एक्सप्रेशन हम लोग लिए थे, तो इस एक्सप्रेशन से मेरा जो पावर आएगा, दिस पावर इज कॉल्ड माई रिएक्टिव पावर। एंड यूनिटी क्या होगा इसका, फॉर द यूनिटी ऑफ Q इज VAR, ओके, वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव, इसको बोलते हैं हम वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव, और kVAR, ओके, और MVAR, दिस इज द वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव, वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव। क्लियर, दिस इज माई रिएक्टिव पावर। तो रिएक्टिव पावर एक्सप्रेशन क्या है, VRMS IRMS साइन थीटा 1 माइनस थीटा 2। ओके, एंड एक्टिव पावर के एक्सप्रेशन क्या है, VRMS IRMS cos थीटा 1 माइनस थीटा 2, यूनिट है क्या है, वाट, किलोवाट और मेगावाट। यहाँ पे होगा भार, kVAR और MVAR। ओके, तो दिस इज माई रिएक्टिव पावर। ओके, चलिए, तो रिएक्टिव पावर के बाद हम अभी डिस्कशन करेंगे क्या, मेरा पावर, सॉरी, हम लोग डिस्कशन करेंगे यहाँ पे पावर फैक्टर के बारे में। ओके, चलिए पावर फैक्टर देखते हैं। सो स्टूडेंट, नेक्स्ट इज माई पावर फैक्टर। ओके, पावर फैक्टर, पावर फैक्टर, तो ये पावर फैक्टर क्या है मेरा, तो पावर फैक्टर इज द रेशियो ऑफ, अब बोलोगे इट इज द रेशियो ऑफ माई एक्चुअल पावर टू द apparent power। okay, actual power to the apparent power, so it is the ratio of, it is the ratio of actual power, okay, to the apparent power, तो क्या है पावर फैक्टर इज माई, पावर फैक्टर को हम बोलेंगे क्या, पावर फैक्टर इज इक्वल टू व्हाट इज माई एक्चुअल पावर, दैट इज माई एक्चुअल पावर डिवाइडेड माई अपरेंट पावर, तो क्या है, व्हाट इज माई एक्चुअल पावर, दैट इज VRMS IRMS cos of थीटा 1 माइनस थीटा 2, ओके, डिवाइडेड बाय व्हाट इज माई अपरेंट पावर, दैट इज VRMS इंटू
आई आर एम एस। तो यहाँ पे पावर फैक्टर क्या है, पावर फैक्टर इज इक्वल टू कॉस थीटा 1 माइनस थीटा 2। ओके, और इसको हम बोलेंगे कॉस फाई, कॉस फाई। सो पावर फैक्टर इज द कॉस फाई। क्लियर। तो यहाँ पे देखिए इसका एक्चुअल सिग्निफिकेंस क्या है पावर फैक्टर का। तो यहाँ पे एक्चुअल सिग्निफिकेंस है, तो मैं यहाँ पे जब बोला था, अगर सपोज आप एक एग्जांपल लीजिए, एक मेरा जनरेटिंग स्टेशन है, ठीक है। तो जनरेटिंग स्टेशन में मेरा जो वोल्टेज है मैं उसका रेटेड वोल्टेज है मेरा 11 किलो वोल्ट। ओके, तो V इज इक्वल टू 11 किलो वोल्ट। ओके, और यहाँ पे वो आप ये क्या कर रहा है, मेरा करंट यहाँ पे जो आ रहा है दैट इज इक्वल टू 100 एम्पियर। तो 100 एम्पियर करंट यहाँ पे आ रहा है। तो आप बोले कि व्हाट इज माई पावर रेटिंग, पावर इज इक्वल टू 11 किलो वोल्ट इंटू 100 एम्पियर, जो कि होगा 1.1 मेगावाट। ओके, मेगावाट पावर। तो यहाँ पे क्या होगा 1.1 मेगावाट। ओके, तो आप बोलोगे सर वो जो पावर प्लांट है मेरा, वो मेरा 1.1 मेगावाट पावर हमको देगा, लेकिन क्या होगा एक्चुअली इट विल नॉट गिव 1.1 मेगावाट, इट विल गिव लेस देन 1.1 मेगावाट। तो जनरेशन हो रहा है मेरा 1.1, लेकिन हमको क्या मिल रहा है, हमको जितना मेरा रेटेड पावर है उस रेटेड पावर से कम मिल रहा है। क्लियर। तो इसका मतलब क्या है, कुछ पावर वहां पे यहाँ पे क्या हो रहा है, वेस्टेज हो रहा है। तो दिस वेस्टेज पावर को हम बोलेंगे रिएक्टिव पावर। ओके, दिस इज माई इमेजिनरी पावर। ओके, तो यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे बोलोगे कि सर तो इसका एक्चुअल सिग्निफिकेंस क्या है मेरा, तो इट विल गिव्स हाउ द कैपेसिटी ऑफ ए पावर सिस्टम इज एक्चुअली यूटिलाइज्ड। तो मेरा जो एक सिस्टम है उसका पावर का कैपेसिटी कितना मेरा यूटिलाइज हो रहा है। ओके, कितना मेरा यूटिलाइज हो रहा है उसको कैलकुलेट करेंगे कहाँ से, पावर फैक्टर से। ओके, जो पावर फैक्टर है वो कितना पावर मेरा यूटिलाइज कर रहा है, तो उसको वो जो इन्फॉर्मेशन मेरे को कौन देगा, वो इन्फॉर्मेशन मेरे को देगा पावर फैक्टर। दिस इज द रेशियो ऑफ माई एक्चुअल पावर डिवाइडेड माई अपरेंट पावर। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, तो इसका तो मैं यहाँ पे जो एग्जांपल लिया था, तो मेरा रेटेड पावर है 1.1 मेगावाट, लेकिन एक्चुअली इतना नहीं आ रहा है। तो कितना फ्रैक्शन मेरा लॉस हो रहा है, ओके, और कितना फ्रैक्शन मेरा यूटिलाइज हो रहा है, तो उसका इन्फॉर्मेशन मेरे को कौन सा टर्म देगा, पावर फैक्टर। ओके, तो पावर फैक्टर, तो इसका मतलब क्या है, पावर फैक्टर का अगर हम बात करेंगे, इट विल एज हाई एज पॉसिबल। जितना ज़्यादा मेरा पावर फैक्टर का वैल्यू होगा तो उतना क्या होगा मेरा, उतना मेरा मैं ज़्यादा पावर मैं सिस्टम से ले पाऊंगा। जितना पावर फैक्टर कम होगा उतना कम पावर मेरे को मिलेगा। क्लियर। तो इसका मतलब ध्यान रखिए, पावर फैक्टर इज एज हाई एज पॉसिबल। क्लियर, बिकॉज पावर फैक्टर गिव्स द इंफॉर्मेशन हाउ मच ए सिस्टम पावर ऑफ ए सिस्टम इज यूटिलाइज। तो कितना पावर मेरा, कितना फ्रैक्शनल पावर मेरा यूटिलाइज हो रहा है एक सिस्टम का, उसका इंफॉर्मेशन मेरे को कौन दे रहा है, पावर फैक्टर। दिस इज द रेशियो ऑफ माई एक्चुअल पावर डिवाइडेड बाय अपरेंट पावर। क्लियर। तो अगर मैं डिफरेंट एलिमेंट का पावर फैक्टर निकालूं तो क्या होगा, फॉर ए रजिस्टर। ओके, फॉर रजिस्टर का बात करूं, फॉर नंबर 1 फॉर रजिस्टर, तो रजिस्टर में क्या होगा, व्हाट इज द, तो V देयर इज, ओके, द वोल्टेज एंड करंट I are इन फेज। ओके, तो क्या होगा, तो करंट और वोल्टेज क्या है मेरा, रजिस्टर में मेरा इन फेज में है। तो अगर इन फेज में है तो देयर इज नो फेज डिफरेंस बिटवीन, तो क्या होगा, व्हाट इज माई cos थीटा 1, तो मैं बोलूँगा cos थीटा 1 माइनस थीटा 2 दैट इज इक्वल टू cos फाई। तो फाई का वैल्यू क्या है यहाँ पे, 0 डिग्री है, तो cos 0 डिग्री दैट इज इक्वल टू 1, तो उसको हम बोलेंगे यूनिट पावर फैक्टर। ओके, यूनिटी पावर फैक्टर। तो रेजिस्टेंस में मेरा क्या आ रहा है, यूनिटी पावर फैक्टर, क्योंकि देयर इज ए नो फेज डिफरेंस बिटवीन करंट एंड वोल्टेज। करंट और वोल्टेज के बीच में जो फेज एंगल है उसको, वो है मेरा 0 डिग्री। सो ड्यू टू दिस द पावर फैक्टर इज यूनिटी
पावर फैक्टर। क्लियर? नंबर टू फॉर इंडक्टर, तो हम क्या बोले थे, इंडक्टर और कैपेसिटर जो भी होगा, तो जो सोर्स है मेरा वो हम लोग ज़्यादातर वोल्टेज सोर्स यूज करते हैं, इसके लिए हम रेफरेंस किसको लेंगे, वोल्टेज को लेंगे। अगर मैं इंडक्टर के केस में वोल्टेज को रेफरेंस ले लूं तो क्या होगा, फॉर इंडक्टर द करंट I lags the voltage V by 90 डिग्री। ओके, बाय 90 डिग्री। तो यहाँ पे देखिए व्हाट इज माई cos फाइव वैल्यू, cos फाइव दैट इज इक्वल टू cos 90 डिग्री, इसका वैल्यू आएगा 0, तो 0 लैग होगा, दिस इज 0 लैग। ओके, तो इंडक्टर में जो पावर फैक्टर आएगा वो आएगा लैगिंग पावर फैक्टर, वो आएगा मेरा लैगिंग पावर फैक्टर। यूनिटी पावर फैक्टर कहाँ पे आ रहा है, रेजिस्टर में, तो इंडक्टर में क्या आ रहा है, लैगिंग पावर फैक्टर। क्लियर? नंबर 3 दैट इज माई कैपेसिटर। तो कैपेसिटर में क्या होगा, द करंट I लीड्स द वोल्टेज V बाय 90 डिग्री। तो यहाँ पे क्या होगा, तो cos फाइव का यहाँ पे माइनस 90 डिग्री आ रहा है ना, cos फाइव इज इक्वल टू cos 90 डिग्री दैट इज इक्वल टू वैल्यू 0, जो कि होगा मेरा लीडिंग। तो इंडक्टर में क्या होगा, इंडक्टर में मेरा लीडिंग पावर फैक्टर आएगा। ध्यान रखिए, फॉर रेजिस्टर पावर फैक्टर इज यूनिटी पावर फैक्टर, फॉर इंडक्टर पावर फैक्टर इज लैगिंग पावर फैक्टर, फॉर कैपेसिटर पावर फैक्टर इज माई लीडिंग पावर फैक्टर। क्लियर हुआ बात? ओके, तो उसके बाद हम कॉम्बिनेशन सर्किट देखेंगे। तो कॉम्बिनेशन सर्किट अगर हम देखेंगे तो मैं यहाँ पे बोलूंगा फॉर RL लोड, नंबर 4 दैट इज फॉर RL लोड। ओके, RL लोड में क्या होगा, द करंट, मैं यहाँ पे बोलूंगा द करंट लैग्स द वोल्टेज बाय कितना, बाय एन एंगल फाइव, बाय एन एंगल फाइव। क्लियर? तो यहाँ पे क्या होगा, तो अगर मैं यहाँ पे ये वोल्टेज हो जाएगा मेरा, दिस इज माई वोल्टेज, तो करंट क्या होगा, लैग करेगा, इट इज नॉट एग्जैक्टली 90 डिग्री, इट इज द एंगल फाइव। तो यहाँ पे फाइव का वैल्यू क्या है, फाइव इज इक्वल टू टेन इनवर्स ओमेगा एल बाई आर। ओके, ओमेगा एल बाई आर, जो कि है हमारा सीरीज सर्किट में। ओके, दिस इज फॉर सीरीज सर्किट, ये हो गया मेरा सीरीज सर्किट में। ओके, एंड फाइव इज इक्वल टू टेन इनवर्स आर बाई ओमेगा एल फॉर पैरेलल सर्किट, फॉर पैरेलल सर्किट। ओके, फॉर पैरेलल सर्किट। क्लियर? तो पावर फैक्टर क्या होगा, व्हाट इज माई पावर फैक्टर, दैट इज माई cos फाइव, पावर फैक्टर इज इक्वल टू कितना, दैट इज योर लैगिंग पावर फैक्टर, इसको हम बोलेंगे लैगिंग पावर फैक्टर। तो याद रखिए RL लोड के लिए जो पावर फैक्टर आएगा, दिस इज माई लैगिंग पावर फैक्टर। एंड फॉर RC लोड, RC लोड में क्या होगा, व्हाट इज माई RC लोड, जल्दी से बताइए। तो RC लोड में होगा द करंट I लीड्स वोल्टेज V बाय 5। ओके, तो अगर इसका मैं ड्रॉ करूं तो क्या होगा, अगर ये वोल्टेज हो जाएगा V, तो यहाँ पे आएगा I, तो ये जो एंगल होगा दिस इज माई फाइव एंगल। ओके, तो यहाँ पे लीडिंग आएगा, तो यहाँ पे मेरा फाइव का वैल्यू क्या होगा, दैट इज इक्वल टू टेन इनवर्स, ओके, टेन इनवर्स ओमेगा वन बाई ओमेगा आर सी, ये होगा मेरा सीरीज के लिए, दिस इज फॉर सीरीज सर्किट। एंड फाइव इज इक्वल टू कितना होगा, टेन इनवर्स ओमेगा आर सी फॉर पैरेलल सर्किट। ये ऑलरेडी हम डिस्कशन कर चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पावर फैक्टर क्या होगा, cos फाइव, व्हाट इज माई cos फाइव वैल्यू, cos फाइव इज इक्वल टू दैट इज इक्वल टू लीडिंग पावर फैक्टर, लीडिंग पावर फैक्टर। ओके, तो पावर फैक्टर आइदर मेरा यूनिटी पावर फैक्टर है
और मेरा लैगिंग पावर फैक्टर है और मेरा लीडिंग पावर फैक्टर है। ओके, अगर रेजिस्टर का बात करूं तो यूनिटी पावर फैक्टर, और सिर्फ और सिर्फ इंडक्टर का बात करूं तो जीरो लैगिंग, कैपेसिटर का बात करेंगे तो जीरो लीडिंग, अगर मेरा आरएल लोड का बात करेंगे तो क्या होगा, पावर फैक्टर आएगा लैगिंग पावर फैक्टर, एंड आरसी लोड में क्या आएगा, दिस इज माई लीडिंग पावर फैक्टर। क्लियर? तो दिस इज ऑल अबाउट द पावर फैक्टर। तो पावर फैक्टर बेसिकली मेरे को क्या इंफॉर्मेशन देता है, तो बेसिकली ये इंफॉर्मेशन देता है कि हाउ मच फ्रैक्शनल पावर इज गेट यूटिलाइज्ड। ओके, तो कितना पावर मेरा यूटिलाइज हो रहा है और मेरे को कितना पावर मिलेगा, उसी का इंफॉर्मेशन मेरे को देगा कौन, पावर फैक्टर। क्लियर? तो इसका मतलब यहाँ पे याद रखिए, पावर फैक्टर वैल्यू इज एज मच एज हाई पॉसिबल टू गेट मोर पावर। क्लियर? सो दिस इज द पावर फैक्टर। तो यहाँ पे और एक टर्म यहाँ पे बच गया है, दैट इज माई पावर ट्रायंगल। चलिए पावर ट्रायंगल डिस्कशन करेंगे। ओके, और आज की इस लेक्चर को यहाँ पे एंड करेंगे पावर ट्रायंगल डिस्कशन के बाद। क्लियर? तो जल्दी से हेडिंग लगाइए, पावर ट्रायंगल। तो पावर ट्रायंगल क्या है, ऑलरेडी हम लोग यहाँ पे मेरा इम्पीडेंस ट्रायंगल के बारे में ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं। इम्पीडेंस ट्रायंगल के बारे में जब हम एसी सर्किट का स्टार्टिंग कर रहे थे तो वहाँ पे मैं इंफॉर्मेशन दिया था आपका इम्पीडेंस ट्रायंगल के बारे में। चलिए, तो पावर ट्रायंगल क्या है, so next is power triangle। डेफिनेशन क्या है पावर ट्रायंगल का, इट इज द ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ, इट इज द ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ okay, representation of apparent power S, active power P, और उसको हम बोलेंगे ट्रू पावर, और रिएक्टिव पावर Q। ओके, तो अभी हम जो जो पावर डिस्कशन किए हैं, तो हम लोग क्या किए थे, पहले हम डिस्कशन किए थे मेरा इंस्टेंटेनियस पावर, उसके बाद हम एवरेज पावर के बारे में डिस्कशन किए थे। तो एवरेज पावर जो था मेरा ट्रू पावर था। क्लियर? उसके बाद हम जब अपरेंट पावर डिस्कशन किए थे तो वहाँ पे क्या था मेरा, अपरेंट पावर में अगर मैं कंप्रेस पावर का बात करूँ तो वहाँ पे दो टर्म आता है, एक है मेरा एक्टिव पावर दिस इज इक्वल टू एक्चुअल पावर, एंड दूसरा है मेरा इमेजिनरी पावर दैट इज माई रिएक्टिव पावर। तो इसका ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन एक्टिव पावर, रिएक्टिव पावर और अपरेंट पावर का हम ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन करेंगे, जिसको हम बोलेंगे पावर ट्रायंगल। ओके, तो सपोज करो यहाँ पे क्या होगा, लेट दिस इज माई पावर ट्रायंगल, दिस इज P ऑफ L, दिस इज माई Q ऑफ L। ओके, इसका क्या होगा, ये हो जाएगा हमारा S, तो दिस एंगल इज माई फाई एंगल। तो यहाँ पे पावर फैक्टर क्या होगा, पावर फैक्टर इज इक्वल टू PL बाई S, PL बाई S। सिमिलरली तो ये जो पावर ट्रायंगल है, इट इज फॉर इंडक्टिव लोड। ओके, अगर मैं कैपेसिटिव लोड का बात करूं तो यहाँ पे क्या होगा, कैपेसिटिव लोड में क्या हो जाएगा, दिस इज माई, ये हो जाएगा Q ऑफ L, दिस इज योर Q ऑफ C, ये हो जाएगा हमारा P ऑफ C, और इसका जो रिजल्टेंट होगा दिस इज योर S। तो यहाँ पे पावर फैक्टर क्या होगा, पावर फैक्टर इज इक्वल टू PC डिवाइडेड बाई S। तो दिस इज फॉर कैपेसिटिव लोड, और इस एंगल को हम बोलेंगे पावर फैक्टर एंगल फाई। क्लियर? तो दिस इज द पावर ट्रायंगल। तो पावर ट्रायंगल क्या है, हम लोग ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं किसका,
अपरेंट पावर, एक्टिव पावर एंड रिएक्टिव पावर। तो इसका पूरा ये हो गया हमारा इंडक्टिव लोड के लिए और ये हो जाएगा हमारा कैपेसिटिव लोड के लिए। क्लियर? तो दिस इज ऑल अबाउट द पावर ट्रायंगल। तो यहाँ पे देखिए जब हम पावर फैक्टर डिस्कशन कर रहे थे तो इसका डेफिनेशन क्या था? इट इज द रेशियो ऑफ माई एक्टिव पावर डिवाइडेड बाई एक्चुअल पावर और एक्टिव पावर डिवाइडेड बाई माई ट्रू पावर और सॉरी अपरेंट पावर। ठीक है, तो इसको और इसका और भी एक डेफिनेशन है। जब हम इंडक्टर, रेजिस्टर, कैपेसिटर और आरएल लोड, आरसी लोड के बारे में डिस्कशन कर रहे थे तो वहाँ पे हम लोग क्या डिस्कशन किए थे? हम लोग डिस्कशन किए थे कि वोल्टेज और करंट इन दोनों के बीच में जो एंगल आ रहा था उसी एंगल को हम पावर फैक्टर बोलते थे ना, उसी एंगल को। ओके, रेजिस्टिव के केस में इस एंगल का वैल्यू 0 आ रहा था और इंडक्टिव के केस में इस एंगल का वैल्यू 90 डिग्री आ रहा था, कैपेसिटिव के केस में भी इस एंगल का वैल्यू 90 डिग्री आ रहा था। तो इस एंगल को देख के हम बोलते हैं कि इट इज लीडिंग और मेरा लैगिंग पावर फैक्टर। तो इसका और एक डेफिनेशन है पावर फैक्टर का, दिस इज द एंगल और कोसाइन एंगल को। तो पावर फैक्टर क्या है मेरा? पावर फैक्टर इज इक्वल टू कॉस फाई ना। तो इट इज द कोसाइन एंगल बिटवीन द वोल्टेज एंड करंट। तो करंट और वोल्टेज के बीच में जो कोसाइन ये एंगल होगा उसका कॉस वैल्यू को भी हम लोग बोलेंगे पावर फैक्टर। कोई कोई बुक में भी ये डेफिनेशन दिया होगा, इट इज द कोसाइन एंगल बिटवीन द वोल्टेज एंड करंट। बट आपको याद रखना है व्हाट इज पावर फैक्टर। पावर फैक्टर क्या है? तो सिग्निफिकेंस क्या है? पावर फैक्टर इज द रेशियो ऑफ माई एक्चुअल पावर डिवाइडेड बाई माई अपरेंट पावर। तो यहाँ पे इसका सिग्निफिकेंस क्या है? तो कितना मेरा पावर यूटिलाइज हो रहा है एक सिस्टम में, उसी को हम लोग कौन सा टर्म हमको दे रहा है? पावर फैक्टर। ओके, तो दिस इज द पावर फैक्टर वैल्यू। और जब हम बोलेंगे कि सर, आप बोलोगे कि सर व्हाट इज द एग्जाम्पल, रियल एग्जाम्पल ऑफ ए रिएक्टिव पावर, एक्टिव पावर और अपरेंट पावर। क्लियर? तो इसका मैं एक एग्जाम्पल लेके आपको समझने के लिए कोशिश कर रहा हूँ, जो कि आपको अपरेंट पावर, एक्टिव पावर और रिएक्टिव पावर आपको पूरा समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। क्या एग्जाम्पल लेते हैं? मान लीजिए आप मार्केट में गए हो, ठीक है, मार्केट में जाके एक चिप्स का पैकेट खरीद के लेके आए हो। ठीक है, तो अगर मैं बोलूँगा चिप्स का पैकेट, मेरे पास एक चिप्स का पैकेट है, चिप्स का पैकेट कुछ इस तरह है। चिप्स का पैकेट, चलिए चिप्स पैकेट। ओके, मान लीजिए दिस इज माई लेज, एक लेज का पैकेट में खरीद के लेके आया हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, अगर आप 10 रुपया वाला लेज के पैकेट खरीद के लेके आएंगे, आप सोच से होंगे कि वहाँ पे बहुत सारा लेज मिलेगा, लेकिन यहाँ पे क्या होता है? तो लेज का क्वांटिटी है जब वो क्या होता है, थोड़ा कम होता है। ओके, दिस इज माई लेज क्वांटिटी। ओके, एंड बाकी सारा क्या होता है? बाकी सारा जो होता है ये पूरा क्या होता है? मेरा एयर, पूरा वहाँ पे एयर फुल होता है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा? ये जो पूरा चिप्स का पैकेट है, ये जो पूरा चिप्स का पैकेट है, ये पूरा चिप्स का पैकेट, दिस इज माई अपरेंट पावर, अपरेंट पावर। ओके, अब बोलोगे कि सर पूरा का पूरा जो चिप्स का पैकेट है, चिप्स का पैकेट, ये होगा मेरा अपरेंट पावर। क्लियर? तो वहाँ पे जो चिप्स निकलेगा, दिस इज माई एक्टिव पावर, दिस इज माई एक्टिव पावर। क्लियर? और जो एयर होगा, बाकी जो एयर होगा, दिस इज योर रिएक्टिव पावर, रिएक्टिव पावर। क्लियर? तो दिस इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ टू अंडरस्टैंड व्हाट इज माई एक्टिव पावर, रिएक्टिव पावर एंड अपरेंट पावर। क्लियर? तो अपरेंट पावर क्या है? एक्चुअली आपको दिख रहा है कि पूरा बड़ा सा चिप्स पैकेट है, लेकिन एक्चुअली कितना इसके अंदर है चिप्स, दिस इज माई एक्टिव पावर। तो एक्चुअली कितना पावर मेरे को मिल रहा है? तो एक सिस्टम में इसका रेटिंग है मेरा 50 वोल्ट 10 एम्पियर। ओके, तो आप बोलोगे सर 500 वाट मेरे को मिलेगा, लेकिन एक्चुअली क्या 500 वाट मिल रहा है? नहीं, उससे कम मिल रहा है। तो दिस जो पावर कम मिल रहा है, जो 500 वाट है, वो है मेरा अपरेंट पावर। आप सोचोगे कि सर 500 वाट मिलेगा, लेकिन यहाँ पे क्या होगा? कम मिलेगा। दिस इज माई एक्टिव पावर। ओके,
तो जितना कम मिल रहा है दिस इज योर रिएक्टिव पावर और इमेजिनरी पावर। मैं यहाँ पे बोला था तो रिएक्टिव पावर किस लिए आ रहा है, तो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इंडक्टर एंड कैपेसिटर। तो इंडक्टर और कैपेसिटर के बीच में जो वोल्टेज और एंगल जो फेज एंगल जो आ रहा है उसके लिए मेरा रिएक्टिव पावर आ रहा है। ओके, दिस इज योर एक्टिव पावर एंड दिस इज माई ऑपरेंट पावर। क्लियर? सो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ माई एक्टिव पावर, ऑपरेंट पावर एंड रिएक्टिव पावर। क्लियर हुआ बात? ओके, चलिए तो इस लेक्चर को मैं यहाँ पे एंड कर रहा हूँ। थैंक यू।